सी फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर थर्ड पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट बाय ट्विंकल। टॉपिक ऑफ द यूनिट इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। मतलब कि कोई भी हमारा सर्किट है उसमें हमारा L मतलब इंडक्टर और R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसका ग्रोथ कैसे होगा करंट का उसके अंदर, और उस करंट का डीके कैसे होगा, ये हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट का। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो फर्स्ट पे ग्रोथ देखेंगे, सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे डीके। ग्रोथ का मतलब होता है कि करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है हमारा उस सर्किट में जब हम सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा देते हैं, और डीके का मतलब है कि करंट कैसे डिक्रीज कर रहा है हमारा LR सर्किट में। इस टॉपिक में हमें एक डेरिवेशन निकालना है, एक प्रूफ करना है कि कोई भी एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों लगे हैं, तो उसके अंदर करंट कैसे बढ़ेगा उसका एक इक्वेशन निकाल के लेके आना है। तो फर्स्ट टॉपिक में एक डेरिवेशन है, कैसे बढ़ेगा हमारे सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सर्किट ले लिया, ठीक है। तो इस सर्किट में जो हम डायग्राम में शो है, इसमें क्या होगा कि एक स्विच लगा है। स्विच का काम क्या है, जैसे वो खुलेगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, स्विच बंद कर देंगे तो सर्किट में से करंट बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्किट है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है खाली। अभी हम खाली रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को बंद किया, क्लोज सर्किट बन गया कि एक क्लोज पाथ बन गई। तो इसमें से करंट जो हमने माना कि आई नोट करंट है, I0 बोल दो, I नोट बोल दो, ये बहना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विद बैटरी EMF। तो इसमें एक बैटरी भी लगी है जिसकी वैल्यू है E। हमने क्या लिखा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड करंट इज इंक्रीजेज रैपिडली एंड कम्स टू स्टडी स्टेट। इसका मतलब हुआ जैसे ही ये जो स्विच है ये बंद हुआ, ठीक है, सर्किट हो गया क्लोज, मतलब एक बंद सर्किट हो गया, तो इसके अंदर से करंट बहना शुरू हो गया, फ्लो करना शुरू हो गया, जिसकी वैल्यू थी I नोट, I0 मान ली, ठीक है। फिर वो बहते हुए फ्लो होने के बाद एक स्टडी स्टेट पे आ गया। स्टडी स्टेट मतलब कि एक टाइम पे एकदम बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में एक स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंक्रीजेज रैपिडली एंड अटेन अ स्टडी स्टेट। तो एकदम बढ़ेगा और फिर बाद में एक स्थिर वैल्यू पे या स्टडी स्टेट पे आ जाएगा। कि यहाँ पे हमारा करंट बढ़ा 1 2 3 4 करके, फिर बाद में एक वैल्यू पे जाके 5 पे जाके रुक गया। तो ठीक है, जहाँ पे वो रुक गया उसे बोलते हैं कि स्टडी एट। पहले तो बढ़ा और फिर बाद में एक वैल्यू पे, कांस्टेंट वैल्यू पे, स्थिर वैल्यू पे रुक गया जाके, उसे बोलेंगे स्टडी स्टेट। तो वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल करंट, मतलब कि जो मैक्सिमम मैंने बोला था कि 5 पे जाके रुक गया, तो वो 5 हो गया मैक्सिमम पॉसिबल करंट, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू करंट की। तो उसकी वैल्यू आई, कैसे होता है अभी के उससे हमने ओम्स लॉ से देखा था, V इजिकल्स टू IR। I क्या था, करंट जो हमने माना था, V क्या था, जो वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज क्या है सर्किट के अंदर, वोल्टेज है हमारी E, और R तो हमारा रेजिस्टेंट है। तो हमने यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू जाके रुकी, मैक्सिमम वैल्यू उसे मान लिया हमने I नोट, क्योंकि सर्किट में I नोट फ्लो हो रहा है। तो I नोट की वैल्यू आ गई, I नोट इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, E दिया हुआ है, अपॉन R। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट। सबसे ज़्यादा जहाँ पे जाके वो कांस्टेंट होके जाके रुक गई वो वैल्यू करंट, मतलब इसके बाद हमारी वैल्यू करंट की नहीं बढ़ेगी हमारी सर्किट के अंदर, खाली जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्या है सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर पहले क्या था, सिर्फ हमने रेजिस्टेंस लगाया था। तो हमारा इसमें काम क्या था कि R और L दोनों लगेगा जब हम देखना है कि हमारा करंट कैसे बढ़ेगा। पहले खाली R था, तो करंट क्या हुआ, एकदम शुरू हुआ और बहते बहते एकदम अपने एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाके रुक गया। अब हमने इसमें इंडक्टर भी लगा दिया। अब देखेंगे कि वो करंट एकदम से फ्लो करेगा, बहेगा, और वो एक जगह पे रुकेगा, या फिर पहले जैसी कंडीशन होगी या फिर कोई डिफरेंट कंडीशन होगी। तो जैसे ही हमने इसमें L लगाया, तो जो इंडक्टर में इसकी एक खासियत होती है कि इसके अंदर अगर हम करंट को फ्लो करवाएं तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, पैदा कर लेता है। तो वो एक करंट पैदा करता है जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं उसे, इंड्यूस्ड वाला करंट, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो जो मेन करंट है जो पहले R से फ्लो हो रहा था, जिसे हमने बोला था I0, उसकी उल्टी दिशा में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये इंडक्टर की खासियत है। तो ये क्या करेगा, वो आ रहा है इसकी तरफ और ये उल्टी दिशा में बह रहा है, तो ये उस करंट को रोकेगा अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो कुछ नहीं था, वो एकदम से धीरे धीरे बढ़ा और फिर एक अपने वैल्यू पे पहुंच गया था I0। अब क्या है, इसे बहने से रोक रहा है, तो वो पहले क्या था, एकदम बढ़ गया था। अब क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड करंट है उस पहले वाले करंट को बहने से रोक रहा है। तो धीरे 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 बढ़ के धीरे से फिर बाद में जाके एक कांस्टेंट वैल्यू पे बढ़ेगा। तो पहले तो एकदम बढ़ के
हो रहा था अब और धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये इसे क्या कर रहा है, उल्टी दिशा में बह के इसे रोक रहा है। सर्किट का मेन कंसेप्ट यही है कि व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच बंद होगा तो आर और एल दोनों लगे हैं, आर से क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई जीरो। बट जो इंडक्टर की खासियत है, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने अंदर से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करवाना शुरू हो जाता है, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसका काम क्या होता है कि जो पहले से करंट फ्लो हो रहा था आई जीरो, उसे अपोज करना, उसे अपने अंदर से फ्लो करने से रोकना। तो करंट पहले तो एकदम बढ़ के स्टडी स्टेट पे पहुंच रहा था, अब और धीरे बढ़ेगा और फिर बाद में स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा। जब वो अपनी स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है इंडक्टर से ये ख़त्म हो जाएगा। डेरिवेशन स्टार्ट करता है तो हमने एक सर्किट लिया जिसमें आर और एल लगा हुआ है। हमने मान लिया कि जैसे स्विच बंद हुआ तो उसमें से एक करंट बहना शुरू हो गया जिसे बोलेंगे आई, इसमें बैटरी लगी है ई। तो जैसे टाइम टी है यहाँ पे, टाइम जैसे टाइम जीरो था शुरू हुआ तो एक जो हमारा करंट क्या था जीरो। तो कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद हमने देखा कि सर्किट से आई इक्वल्स टू आई, मतलब एक आई करंट फ्लो होना शुरू हो गया कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद। ठीक है, जीरो टाइम पे कोई करंट नहीं था, करंट जीरो, और टी टाइम बाद उसमें से एक आई करंट बहना शुरू हो गया। कौन से सर्किट में, जिस सर्किट में आर और एल लगा हुआ है। देखिए, व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इन इंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर। तो मैंने बताया था आपको, जैसे ही इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर से जैसे करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वो एक अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को प्रोड्यूस करता है, जो जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, जो करंट को बहने से रोकता है, उल्टी दिशा में बहता है। ठीक है, तो एक फैराडे लॉ था, उसने एक ईएमएफ की इक्वेशन बताई कि अगर करंट फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू तो उसमें एक वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो जो वोल्टेज की इक्वेशन है ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब है, ये इस वोल्टेज का मतलब है कि जैसे ही इंडक्टर से करंट फ्लो होगा डी आई बाई डी टी चेंज ऑफ करंट होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो उल्टी दिशा में फ्लो होगा। ठीक है, उसकी एक इक्वेशन आएगी, एक वोल्टेज होगा ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये जो वोल्टेज बनी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ये इंडक्टर की एक वोल्टेज है। ये हमेशा याद रखनी है कि अगर इंडक्टर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज होगी उसकी इक्वेशन फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये होगी ई इक्वल्स टू माइनस एल डी वाई बाई डी टी। माइनस का मतलब है कि जो करंट फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर के अंदर वो उल्टी दिशा में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल वोल्टेज होगी सर्किट के अंदर होगी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि एल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की जो अपने अंदर करंट को इंड्यूस कराता है, मतलब अपोजिट करंट फ्लो होता है और एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिसे वोल्टेज को हम फैराडे के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये इक्वेशन हमेशा ही वैलिड होगी, हमेशा याद रखनी है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारी ईएमएफ या फिर वोल्टेज जनरेट होगी उसकी इक्वेशन होगी ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ई तो हमारा ऑलरेडी है, तो किसी भी इंस्टेंट पे पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या हुई, ई प्लस जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस, उसकी इक्वेशन क्या थी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो दोनों को ऐड करेंगे, पर ये माइनस में साइन है तो टोटल इफेक्टिव वोल्टेज हो गए सर्किट के अंदर ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हमने क्या किया, ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ क्या था, वी इक्वल्स टू आई आर। सर्किट के अंदर करंट क्या है, आई। ठीक है, तो जो वोल्टेज हो गई, वोल्टेज की वैल्यू थी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी सर्किट के अंदर, और करंट क्या फ्लो हो रहा था, आई इक्वल्स टू स्मॉल आई, और आर क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने वोल्टेज की वैल्यू रखी, आर की रखी और आई की, तो इक्वेशन आ गई ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय आई। ये ओम्स लॉ से आया। क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी एक साइड है और ई माइनस आर आई दूसरी साइड पे चला गया। अब क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जो टी की टर्म्स हैं वो एक साइड ले लेंगे और बाकी आई की टर्म्स है एक साइड ले लेंगे। तो एल डी आई बाई ई माइनस आर आई अपॉन में आ गया इक्वल्स टू डी टी अलग आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट में अब हम लिमिट्स देखेंगे कि लिमिट्स कैसे बिठाएं। होनी हमारी करंट और टाइम के टर्म्स में। हमने देखा था कि जब हमारा टाइम जीरो था तो उस समय हमारा करंट क्या था, जीरो। फिर हम देखेंगे जब हमारा टाइम टी टाइम हुआ तो हमारा सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया, आई। ठीक है, तो हमने लिमिट रख दी टी इजकल्स टू जीरो पे, तो करंट क्या था, आई इक्वल्स टू जीरो, और टी इजकल्स टू टी टाइम पे हमारा करंट हुआ आई। तो दोनों तरफ हमने लिमिट्स लगा दी।
जैसे मैथ्स में होता है इंटीग्रेशन का यूज़ किया, तो इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन आता है log बेस ई एक्स, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी यही यूज़ हुआ कि l तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हुआ di अपॉन e माइनस आर आई का इंटीग्रेशन, तो 1/x से जो हमने अभी लिखा तो इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस l तो बाहर ही है, तो इंटीग्रेशन आ गया log बेस ई माइनस आई आर, तो अब कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे आई आर, तो उसका हो गया माइनस आर, ठीक है, वो बाहर आ गया, तो माइनस l/r log बेस ई माइनस आई आर, लिमिट रख दी 0 से i, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और उसकी लिमिट रख दी 0 से t। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है कि i की जगह ऊपर वाली i की वैल्यू रखी माइनस, नीचे क्या है i की जगह रखा 0, तो आ गया हमारा माइनस l/r log बेस ई माइनस आई आर, ठीक है, माइनस लॉग ई, क्योंकि आई की जगह 0 रखा तो आई आर क्या हो गया 0, इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू टी माइनस 0 क्या हो गया टी, तो इक्वेशन बन। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी, तो वो क्या बन जाता है लॉग बेस ई ए अपॉन बी, तो हमने इसमें लगाई प्रॉपर्टी माइनस l/r लॉग बेस ई, तो ऊपर क्या आएगा ई माइनस आई आर, तो माइनस अपॉन में आएगा ई, तो क्या बन गया माइनस l/r लॉग बेस ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू टी, तो इधर से l/r को राइट हैंड साइड पे ले गए, लॉग बेस ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू माइनस आर टी बाय एल। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस 2 8 इक्वल्स टू 3, तो इसमें हम क्या करते हैं जो बेस की पावर 3 हो जाती है इक्वल्स टू 8, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, तो हमने इक्वेशन पे लगाई, ठीक है, लॉग को हटाने के लिए, तो क्या बन गया हमारा ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आर एल बाय टी। क्या किया ई को जो बेस अपॉन में था वो राइट हैंड साइड ले गए, तो ई माइनस आई आर इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। बस सिंपल इक्वेशन सॉल्व करी, ई को राइट हैंड साइड लेके गए, तो आई आर इक्वल्स टू ई माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी, ठीक है, तो ई कॉमन ले लिया, आ गया हमारा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी, ठीक है, तो इधर से ई बाय आर कर दिया, तो आई की इक्वेशन जो बन के आई इक्वल्स टू ई बाय आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी। स्टार्टिंग में देखा था जो ई बाई आर की वैल्यू क्या थी जो हम निकाल के ले गए थे इक्वेशन ए से, वो थी I0 जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट था जो सर्किट से फ्लो हो रहा था, उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट करी, तो जो हमारी मेन करंट की इक्वेशन आई कि करंट कैसे ग्रो हो रहा है हमारा सर्किट के अंदर जब हम R और L को लगाते हैं, उसकी इक्वेशन आई I इक्वल्स टू I0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी। तो एट टाइम टी करंट आई फ्लो इन द सर्किट, तो हमने देखा कि टी टाइम पे ये वाला करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर।